जरा सोचिए, साल है 1324, जुलाई का महीना और सहारा रेगिस्तान में तपती दोपहर है। दूर क्षितिज पर धूल का एक जबरदस्त गुबार उठता दिखता है। पर यह कोई मामूली आंधी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा चलता फिरता शहर है। एक सुल्तान का लश्कर जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस चलते फिरते शहर में जानते हैं कितने लोग थे? 60,000। 60,000 लोग। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे साम्राज्य की ताकत का खुला प्रदर्शन था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और इस भारी भीड़ के साथ साथ 80 ऊंटों का एक खास दस्ता भी चल रहा था। अब ये कोई आम ऊंट नहीं थे जो सामान ढो रहे हों, नहीं, इनका काम सिर्फ एक ही चीज को ले जाना था, और वो थी दौलत, बेहिसाब दौलत। जरा अंदाजा लगाइए, हर एक ऊंट पर 300 पाउंड यानी करीब 136 किलो खालिस सोना लदा था। और ये सोना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, नहीं, इसे तो रास्ते में बस यूं ही दान में बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। तो सवाल उठता है, कौन था ये शख्स? कौन था वो इंसान जिसकी दरियादिली एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को 1 दशक से भी ज्यादा वक्त के लिए तबाह कर सकती थी? इतिहास उसे मनसा मूसा के नाम से जानता है। मनसा यानी राजाओं का राजा। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वो कितना अमीर था, पर वो इस तख्त तक पहुंचा कैसे? इसकी कहानी समंदर की उन गहराइयों में छिपी है जहां से उसका पहले वाला सुल्तान कभी वापस नहीं लौटा। बात है 1312 की। माली के सुल्तान थे अबू बकर द्वितीय। उनके मन में एक धुन सवार हुई, अटलांटिक महासागर का दूसरा सिरा खोजना है। तो जनाब 2000 जहाजों का एक बेड़ा लेकर निकल पड़े, लेकिन वो फिर कभी लौटकर नहीं आए। और उनकी गैर मौजूदगी में उनके सबसे भरोसेमंद डिप्टी यानी मूसा को ही सुल्तान बना दिया गया। किस्मत देखी तो मूसा को विरासत में जो साम्राज्य मिला वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये 14वीं सदी के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। नाइजर नदी इसकी जान थी, पर इसकी असली ताकत वो तो जमीन के नीचे दबी थी। मतलब उस वक्त दुनिया का लगभग आधा सोना, जी हाँ आधा सोना, सिर्फ माली की खदानों से निकल रहा था। पर यहाँ एक मजेदार बात थी, माली के पास सोना तो बेहिसाब था, लेकिन नमक नहीं था। और रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए नमक सोने से भी ज्यादा जरूरी होता है। तो उत्तर में तगाजा के पास था नमक का भंडार। यहीं से शुरू हुआ साइलेंट ट्रेड यानी खामोश व्यापार। एक ऐसी अनोखी व्यवस्था जहां व्यापारी बिना एक दूसरे को देखे सोने के बदले नमक छोड़ जाते थे। और मनसा मूसा, उसने इसी ट्रेड पर जबरदस्त टैक्स लगाया और अपनी तिजोरियां भरता चला गया। अब एक डिवाउट मुस्लिम होने के नाते मूसा की दिली ख्वाहिश थी हज पर जाने की। तो 1324 में उसने मक्का का सफर करने का फैसला किया। पर रुकिए, ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं होने वाली थी। नहीं, ये तो पूरी दुनिया के सामने माली की ताकत और दौलत का एक ऐसा शो होने वाला था जो सदियों तक याद रखा जाना था। जैसा मैंने पहले बताया, ये एक चलता फिरता शहर था। 60,000 लोग, जिनमें से 12,000 तो सिर्फ मूसा के निजी खिदमतगार थे, और वो भी बेहतरीन रेशम पहने हुए। ये सफर असल में माली को वर्ल्ड मैप पर लाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। उसकी अमीरी और मजहब से लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 4000 मील लंबे सफर में वो हर जुम्मे को जहां भी पड़ाव डालता वहां एक नई मस्जिद बनाने का हुक्म दे देता था। हर हफ्ते एक नई मस्जिद। लेकिन इस शानदार सफर का एक ऐसा साइड इफेक्ट भी हुआ जिसकी उम्मीद शायद खुद मूसा को भी नहीं रही होगी, खासकर तब जब उसका ये विशाल कारवां कायरा यानी आज के कायरो पहुंचा। काहिरा पहुंचकर मूसा ने अपनी दरियादिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने करीब 10,800 किलो सोना, जी हाँ 10,800 किलो सोना गरीबों, अफसरों और व्यापारियों में यूं ही बांट दिया। ये नेकी का एक ऐसा काम था जो अनजाने में एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाला था। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत सीधा सा नियम है, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है ना? मूसा ने भी यही किया। उसने काहिरा के बाजार में इतना सोना झोंक दिया कि सोने की कीमत अचानक से गिर गई, और जब सोने की कीमत गिरी तो बाकी चीजों के दाम आसमान छूने लगे। इसी को आज की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहते। सोचिए, मूसा तो चला गया, लेकिन उसके इस दान का असर इतना गहरा था कि काहिरा की इकोनॉमी को संभालने में पूरे 12 साल लग गए। ये शायद इतिहास में अकेला ऐसा मामला है जब किसी एक आदमी की फयाजी ने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया हो। खैर, मक्का से लौटते वक्त तक मनसा मूसा एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, वो ये कि असली साम्राज्य सिर्फ सोने के दम पर नहीं टिकते, उन्हें बनाए रखने के लिए इल्म यानी ज्ञान और कला की जरूरत पड़ती है। यूरोप के लिए तो मनसा मूसा एक जीती जागती कहानी बन चुका था। 1375 का मशहूर कैटलन एटलस है एक नक्शा, उसमें उसे सोने के तख्त पर हाथ में सोने का सिक्का लिए दिखाया गया है। इसी नक्शे ने पहली बार यूरोप को माली साम्राज्य की दौलत और ताकत का एहसास कराया। लेकिन उसकी असली दौलत वो सोना नहीं था जो उसने बांटा, बल्कि वो इल्म था, वो ज्ञान था जिसे वो अपने साथ वापस लेकर आया था। देखिए, मूसा अपने साथ सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उस दौर के बेहतरीन दिमाग यानी विद्वानों, आर्किटेक्ट्स को लेकर लौटा। उसने रेगिस्तान के शहर टिम्बक्टू की पूरी शक्ल ही बदल दी। वहां सांकोरे यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और कुछ ही वक्त में टिम्बक्टू इल्म का ऐसा मरकज बना कि वहां किताबों का कारोबार सोने के कारोबार से भी ज्यादा कीमती हो गया। लेकिन हर उरूज को जवाल है, मतलब हर चमकता सूरज कभी न कभी तो ढलता ही है। 1337 के आसपास मनसा मूसा की मौत हो गई।
उसके बाद उसके वारिस उस जबरदस्त विरासत को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे माली का सुनहरा साम्राज्य इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। आज भी जब इतिहास के सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो मंसा मूसा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। लेकिन उसकी कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सवाल यह है कि किसी की विरासत का असली पैमाना क्या है? वो दौलत जो कोई जमा करता है या वो ज्ञान जो आने वाली नस्लों के लिए पीछे छोड़ जाता है?